नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज पुनः हम अपने यूट्यूब चैनल द सुमन क्लासेस पर हैं और आज हम चर्चा करेंगे इरिगेशन के संदर्भ में, अर्थात सिंचाई के संदर्भ में। सिंचाई जल संसाधन का स्रोत है, वहाँ से जल संसाधन जो स्रोत है वहाँ से सिंचाई होती है। तो जल संसाधन का उपयोग भारतवर्ष में अनादिकाल से होता रहा है, लेकिन जल संसाधन का कृषि क्षेत्र में उपयोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उपरांत बेहतर तरीके से होने लगा। स्वतंत्रता के प्राप्ति के पहले जल संसाधन का उपयोग कृषि के क्षेत्र में न के बराबर या पारंपरिक रूप से लोग करते थे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में दामोदर नदी घाटी परियोजना तृतीय पंचवर्षीय योजना तक आधार बना रहा, लेकिन 1967 के अकाल के बाद उसमें परिवर्तन आया, सिंचाई पद्धति में परिवर्तन आए और इस सूखे की महामारी में लोग छोटे स्तर पर नलकूप, कुआं, गड्ढा, तालाब से सिंचाई करना ज़्यादा लोग कारगर समझे और इसका व्यापकता भी बढ़ने लगी। 1980 के दशक में समन्वित कार्यक्रम की शुरुआत किया गया और 1985 में जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई और इस जल संसाधन विभाग के तहत दो तरह की परियोजनाएं, एक लघु परियोजना और एक बृहद परियोजना की शुरुआत हुई। लघु परियोजना के तहत एनीकट झील, छोटे बांध, गड्ढे, ये सब को अपना करके उसमें सिंचाई के साधन अपनाए गए, जबकि बृहद परियोजना जो थे बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, बड़े नहरों का उसमें विकास था, नदी घाटी परियोजनाएं थी। हालांकि नदी घाटी परियोजनाओं का या फिर बृहद परियोजनाओं का इस समय उसकी उपयोगिता पर कम बल दिया जाने लगा और लघु सिंचाई, लघु परियोजनाओं पर अधिक बल दिया जाने लगा और आज भी वर्तमान समय में भी भारत में लघु परियोजनाओं पर, लघु सिंचाई पद्धतियों पर अधिक बल दिया जाता है। कारण यह है कि लघु परियोजना कम लागत में बेहतर सुविधा प्रदान करती है, उत्पादन और उत्पादकता में इसकी अहम भूमिका होती है। दूसरा कारण यह है कि बृहद परियोजना काफ़ी कठिन है, उसको बनाना, उच्च तकनीक का उसमें प्रयोग होता है, लागत काफ़ी अधिक लगती है और लघु परियोजना इनसे परे होता है, कम लागत में इसको बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है, इससे सिंचाई सुविधा बेहतर की जा सकती है। लघु परियोजनाएं जो होती है वह निजी स्वामित्व का आधार बनती है। आपके जोत का यदि आकार भी छोटा हो, 1 कट्ठा 2 कट्ठा भी यदि भूमि हो, तो हम बोरिंग करके, नलकूप लगा करके, ट्यूबवेल लगा करके हम उसको सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन यदि बृहद परियोजना जो होती है, जैसे कि नहर हो गया, तो नहर से सिंचाई एक छोटे से कस्बे में कारगर नहीं होता है, क्योंकि नहर लंबी भूमि के लिए, जो दूर तक की भूमि पड़ती हो, उन क्षेत्रों में ज़्यादा कारगर होता है। एक और विशेषता यह है कि लघु परियोजनाओं पर अधिक बल दिए जाने का, क्योंकि बृहद परियोजना कई राज्यों से चूंकि होकर के गुजरती है, तो वह एक विवाद का विषय भी बना हुआ होता है, लेकिन लघु परियोजनाएं में ऐसी बातें नहीं होती है। तो इन सब कारणों के फलस्वरूप, इन सब तथ्यों के फलस्वरूप भारत में वर्तमान समय में भी लघु परियोजनाओं पर बेहद बल दिया जाता है। लेकिन इन सारे के बावजूद नदी घाटी परियोजनाओं का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। यह भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं और लघु परियोजनाएं दोनों साथ साथ कार्य कर रहे हैं भारत में, और भारत के कृषि विकास में, भारत की सिंचाई व्यवस्था में दोनों की महती भूमिका है। लेकिन चूंकि देश की बहुत बड़ी आबादी का जमीन, जोत का आकार मध्यम है, छोटा है, सीमांत है, इसलिए लघु परियोजना पर अधिक बल दिया जाता है। अब है कि इन सारे जो सिंचाई या इरिगेशन का जो ये समन्वित कार्यक्रम चलाया गया या फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण हुआ, आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्रियान्वित की गई।
जल संसाधन विभाग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और इन सबके फलस्वरूप जो सिंचित क्षेत्र है उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा, उसमें बढ़ोतरी दिखेगी धीरे धीरे। जिस प्रकार से हम यहाँ पर लिख लिए हैं कि देखिए कि 1951 में सिंचित क्षेत्र भारत में 226 लाख हेक्टेयर था। वही 1951 के बाद 1990 में आपको 810 लाख हेक्टेयर हो गया। ये 226 से 810 के बीच में जो बढ़ा है मार्जिन, ये आप देखिए। फिर 90 से 2003 के बीच में 845 लाख, यहाँ पर कम अंतर है। 810 था 90 में और 2003 में 45 ही है, इतना का ही अंतर है। लेकिन 2003 से 5 में फिर 939 लाख हेक्टेयर हो गया यहाँ के बाद, और फिर 2010 तक आपका 1130 लाख हेक्टेयर हो गया। और वर्तमान समय में भारत में कुल सिंचित भूमि का, आपका कुल सिंचित जो भूमि है वह आपका है 1400 लाख हेक्टेयर। इसको यदि मिलियन हेक्टेयर में तो 140 मिलियन हेक्टेयर अभी भारत में सिंचित भूमि है। भारत में यदि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कुल प्रतिशत जो सिंचित भूमि है वह 48.8% है। यह कारगर ही इसलिए हुआ क्योंकि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भिन्न भिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल संसाधन को बेहतर उपयोग के लिए उसमें कारगर लाया गया, उसको बनाया गया। छोटे स्तर के जो लघु परियोजनाएं थे उस पर काफी विशेष बल दिया गया। अब है कि यह जो भारत का जो सिंचित क्षेत्र है 48.8%, वह पूरे विश्व में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र रखने वाला भारत देश है, जहां 22.06% दुनिया का है। 2020 के डाटा के अनुसार आपको यह जानकारी दी जा रही है। यह नया अपडेटेड डाटा ही है, अभी भी उतना ही है। अब है कि भारत में जो सिंचाई पद्धति है टोटल 48.8% यानी कि 140 मिलियन हेक्टेयर अर्थात 1400 लाख हेक्टेयर जो सिंचित भूमि है। इस सिंचित भूमि में हमको आवश्यकता क्यों पड़ी सिंचाई साधनों का, सिंचाई के चीजों का, नहरों का, नलकूपों का, तालाबों का, और यह सिंचाई के साधन क्यों पड़ी? क्या ऐसी चीजें थी जिससे सिंचाई की साधन हमको उपलब्ध कराने का आवश्यकता पड़ी है? तो सबसे बड़ी बात है कि सिंचाई के साधन जो है, सिंचाई पहले होता है क्या, ये समझने की जरूरत है। तो सिंचाई का तात्पर्य है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा का पानी उपलब्ध न हो या वर्षा के पानी के अभाव में फसलें खराब हो जाती हो, तो कृत्रिम रूप से जल को खेतों तक यानी कि पौधों तक जल को पहुंचाना ही सिंचाई कहलाता है। अब यह आवश्यकता भारत जैसे देश में इतनी क्यों पड़ी, और भारत इतना सिंचित क्षेत्र का मतलब वर्षा वाला पानी से इसका संदर्भ नहीं है, इसका संदर्भ है आपका कृत्रिम रूप से जो जल पहुंचाया जा रहा है उससे। तो वह इसलिए संभव हुआ भारत में सिंचाई की इतनी आवश्यकता पड़ी। पहला कारण यह आप कहिए कि भारतीय पूरा उपमहाद्वीप मानसून पर निर्भर है, और मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता बनी रहती है, और यह यदि बनी रही तो इतने बड़े भारत के भौगोलिक पृष्ठभूमि में रहने वाली जनसंख्या की आबादी अपने भरण पोषण करने पर भी, पेट पालने पर भी वह आफत में आ जाएगी यदि सिंचाई साधनों का बेहतर विकास नहीं हो पाया। क्योंकि हमें उत्पादन और उत्पादकता जब तक हम बढ़ा नहीं पाएंगे तो इतनी बड़ी आबादी को हम पेट कैसे भर सकते हैं। साथ ही साथ जो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीविका, भारत की शैक्षणिक व्यवस्थाएं, भारत की राजनीति तक की व्यवस्थाएं जो कृषि पर निर्भर करती है, वह कैसे डेवलप हो पाएगा। तो इसके लिए सिंचाई साधनों का अहम योगदान होता है। तो इसके लिए पहली बात है कि जरूरत इसलिए पड़ी कि भारत की मानसून अनियमित और अनिश्चित है।
साथ ही साथ यहाँ मानसून गैप की समस्या भी है। चौथी सबसे बड़ी बात है कि वर्षा का जो काल है धीरे धीरे और सिमटता जा रहा है, यानी कि सीमित काल है वर्षा का। कुछ फसलें ऐसे हैं, पांचवा रीजन यह है कि कुछ फसलें ऐसे हैं जो अधिक पानी खोजता है। जैसे मान लें कि हम गन्ना की फसल की बात करें तो अधिक पानी खोजता है, तो पानी वर्षा का काल सीमित है और बाकी समय में जो उसकी पानी कैपेसिटी होगी, जो जल धारण क्षमता होगा, तो वह ज़्यादा खोजेगा, क्योंकि जल धारण क्षमता गन्ने की कम है, यानी कि उसको बोलते हैं एफिशिएंसी कम है। तो यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, हमको ध्यान में है कि वाटर इफिशियंसी किसका कम है। अब 4 गो ऑप्शन था, उसमें उड़द भी था और जो कुर्थी था ऑप्शन में, फिर आपको चना था, बाजरा था और एक गन्ना भी था। इस ढंग से ऑप्शन थे उसमें। तो वाटर इफिशियंसी का तात्पर्य है कि उसमें जल धारण की क्षमता क्या है। तो बहुत लोग कुर्थी को या बाजरा को मारे कि जल धारण कहने का वाटर इफिशियंसी का तात्पर्य लोग समझें कि जिसमें कम पानी लगता हो उगाने में। पानी तो सबको आवश्यकता है, सारे पौधों की आवश्यकता है पानी की, सारे जंतुओं की आवश्यकता है, लेकिन वाटर इफिशियंसी कम का मतलब हुआ कि किसको अधिक पानी की आवश्यकता है। जिसका वाटर इफिशियंसी अच्छा रहेगा वो तो अपने पौधों में, अपने जड़ों में, अपने तनों में अधिक लंबे समय तक वाटर को ऑब्जर्व करके वो अपना सर्वाइव कर लेगा। तो कुर्थी में, बाजरा में वाटर इफिशियंसी अधिक होती है, तो गन्ना उसका सही आंसर था। गन्ना में वाटर इफिशियंसी कम होता है, इसलिए उसको अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, बार बार पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने कि कुछ ऐसे फसलें हैं जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग ने भी जल सिंचाई की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ जो भी संकर बीज है, तो संकर बीज भी जल को अधिक लेता है, जल की उसमें अधिक मांग हो जाती है, तो इसलिए सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ी। एक कारण और इसमें जोड़ सकते हैं कि भारत में जो मिट्टियों की संरचना है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी भिन्न भिन्न तरीके से जल का अपना जल धारण करती है, उसमें जल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से भारत में सिंचाई साधनों का सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। हमने पहले वीडियो में चर्चा किया था कि भारत में कृषि को प्रभावित करने के कौन कौन से कारक हैं। उस कारक के तहत हमने चर्चा किया था कि पहला कारक है जलवायविक, दूसरा कारक है संरचनात्मक, तीसरा हमने चर्चा किया था आपको संस्थागत, और चौथा चर्चा किया था राजनीतिक और प्रशासनिक। इन सारे कारकों में जो संरचनात्मक कारक है उसी का एक अभिन्न अंग है सिंचाई, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और सिंचाई यानी कि संरचनात्मक कारक का संबंध आपको राजनीतिक, प्रशासनिक और संस्थागत कारक से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि सिंचाई का संबंध जुड़ा हुआ है। संस्थागत कारक के तहत जोत का आकार आता है, यानी कि भूमि सुधार जिसमें हम बात करते हैं, और एक आता है चकबंदी, हदबंदी, जो चकबंदी का कॉन्सेप्ट आता है। एक जगह जमीन यदि 20 बीघा हो तो वहां किस प्रकार, एक व्यक्ति का, तो वहां किस प्रकार के संसाधन का विकास होगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि लंबे जो क्षेत्र है जमीन का, जहां पर उन क्षेत्रों में किस प्रकार के संसाधनों का विकास होगा। जो जमीन का टुकड़ा छोटा छोटा है, जहां चकबंदी नहीं है, जोत का आकार छोटा है, वहां किस प्रकार के सिंचाई साधनों का विकास होगा। तो ये आपस में जुड़ा हुआ है। और कुछ कुछ राजनीतिक प्रशासनिक कारक के तहत आप देखिएगा कि सिंचाई को कैसे राजनीतिक और प्रशासनिक कारक प्रभावित करते हैं। तो डैम का निर्माण, बांध का निर्माण, नहरों का निर्माण, ये सब तो राजनीतिक प्रशासनिक कारक का ही तो अंग है। तो इस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं। जलवायु कारक तो हैं ही, लेकिन सिंचाई के अंतर्गत वर्षा के पानी को तो हम रखते नहीं हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में जो सिंचाई के साधन हैं वह है टोटल 3 तरह के मुख्यतः सिंचाई के साधनों का हम लोग देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक जो सिंचाई का साधन है नलकूप और कुआं है।
एक जो है सिंचाई का साधन पहला जो है नलकूप और कुआं है। दूसरा जो सिंचाई का साधन है वो नहर है। दूसरा सिंचाई का साधन है नहर है। और तीसरा जो सिंचाई का साधन है वो तालाब है, वह तालाब है। यानी कि 3 प्रकार के सिंचाई के साधन, नलकूप, नहर और तालाब। नलकूप, कुआं और नहर और तालाब। देखिए ये 3 प्रकार के सिंचाई के साधन है। तो भारत में जो सबसे, कुछ अन्य स्रोतों से भी सिंचाई की जाती है, भारत में जो सबसे अधिक जो सिंचाई की जाती है वह नलकूप और कुआं से किया जाता है। और यह कुल सिंचित क्षेत्र का यह कितना प्रतिशत हिस्सा तय करता है, तो 61.58। वर्तमान का डाटा है, रिसेंट डाटा है सारा, ठीक है। तो ये आपको हिस्सा तय करता है। नलकूप और कुआं का विकास जो है आप देखिएगा वह है आपका मैदानी वाले क्षेत्रों में है, और वही नहर का जो क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र और कमान एरिया जो है वह क्षेत्र है, जबकि तालाब द्वारा सिंचाई भारत के दक्षिणी हिस्सों में की जाती है। तो भारत के भौगोलिक पृष्ठभूमि भिन्न भिन्न है, और वहाँ जोतों का आकार भी भिन्न भिन्न होगा, वहाँ के लोग भी भिन्न भिन्न होंगे, वहाँ की जातियाँ भिन्न भिन्न होगी, कृषक समुदाय भिन्न भिन्न होंगे, पेशा भिन्न भिन्न होगा। तो इन सारे चीजों को ये सिंचाई के साधन भी प्रभावित करते हैं। आखिर क्या वजह है कि नलकूप और कुआं का विकास भारत के मैदानी क्षेत्रों में हुआ है? क्या वजहें हैं कि नहर का विकास उत्तर पश्चिम भारत और कमान क्षेत्रों में हुआ है? क्या वजहें हैं कि तालाब का विकास अधिकांशतः जो है वह दक्षिण के पठारी क्षेत्र में हुआ है? तो इन सबको हम कारणों में हम उल्लेख करेंगे। पहला एक चीज और हम बता दें कि जो हम पहले चर्चा की बहुउद्देशीय घाटी या नदी घाटी परियोजना का, तो वह नदी घाटी परियोजना बहुत सारे भारत में बने हैं, और वह याद करने की चीजें हैं। उसमें आप पर नदी पर कौन सी परियोजना है, भाखड़ नागल बांध किस नदी पर है, हीराकुंड कहाँ है, बाणसागर कहाँ है, ये सब जो चीजें हैं वह आपको स्वयं कहीं से या किसी किताब से, पुस्तक से आप उसको देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यह जो क्लासेस मूलतः जो YouTube पर संचालित की जाती है वह मेंस और यहाँ से जो कॉन्सेप्ट में जो ऑब्जेक्टिव निकलते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, नेट, जेआरएफ के, जुडिशरी के जो प्रश्न, तो कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्लियर होंगे। पीटी में भी जो कॉन्सेप्ट टाइप के जो प्रश्न निकल के आते हैं, आपको वन लाइनर रटने वाली जो चीज़ें हैं वह आप जो परियोजनाएं हैं, खास करके नदी घाटी परियोजनाएं, वह वहाँ से आप क्लियर करिएगा। अब है कि नलकूप और कुआं के विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और नलकूप और कुआं, इसके बाद नहर, इसके बाद तालाब के विषय में भी हम जानेंगे। नलकूप और कुआं से भारत में जो सिंचाई होती है वह 61.58 जो क्षेत्र है, उतना क्षेत्र नलकूप और कुआं से सिंचित है। यह भारत के मैदानी क्षेत्रों में इसका विकास अधिक हुआ है। कारण क्या है कि इसका विकास भारत के मैदानी क्षेत्रों में ही हुआ है? तो कारण आप यह समझिए कि यह है मैदानी भाग है। यहाँ जो नदी का जल स्तर है, पानी का जो जल स्तर है, आर्टिजन कुआं है, वह लगभग 200 मीटर तक यहाँ मिल जाता है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, बिहार वाले क्षेत्रों में 8 से 10 मीटर पर ही जल मिल जाता है, भूमिगत जल मिल जाता है। तो यहाँ बोरिंग से, नलकूप से जो सिंचाई यहाँ जो है वो ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा लाभान्वित है। क्योंकि यह क्षेत्र बिहार, बंगाल या पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वह बाढ़ से भी ग्रसित होता है, और यह धान का प्रदेश है। तो धान जो है वो वर्षा पर आधारित फसलें हैं, तो यहाँ बड़े नहरों का विकास संभव नहीं होता है, बाढ़ में बांध बनाना कठिन होता है। तो यहाँ निजी स्तर पर या सरकार के द्वारा ट्यूबवेल जैसे भी व्यवस्था करके नलकूप और कुएं का विकास यहाँ किया गया है। इसका लाभ भी है, व्यक्तिगत निजी स्वामित्व में यह काम देता है, छोटे जोत के आकार में भी यह चीज़ें कारगर है। और यह आपको जो वाटर लॉगिंग की समस्या जो बनती है नहरों के द्वारा, वह भी इससे नहीं बन पाता है। नलकूप और कुआं जो भूगर्भिक संरचना है
वह भी इसके लिए उत्तरदायी है नलकूप और कुआं के डेवलपमेंट में। साथ ही साथ जोत का आकार भी इस यहाँ उत्तरी भारत का मैदान के लिए आपको उपयोगी है कि जोत का आकार कम है तो यहाँ नहरों का विकास बेहतर संभव नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से नलकूप और कुआं का विकास उत्तर भारत में हुआ है। कम लागत भी लगता है नलकूप और कुआं को डेवलपमेंट करने में। दूसरी बात है कि अगला पॉइंट में इसको और लिख सकते हैं कि कुछ ऐसी फसलें हैं जिसको सीमित जल की भी आवश्यकता होती है, तो उसको बिना मतलब यदि नहरें यदि रहेगी तो बिना मतलब के जल भी आता है, जो फसल की आवश्यकता भी नहीं है उस फसल को भी वह बर्बाद कर देता है। तो इस प्रकार से नलकूप और कुआं पूरे भारतवर्ष में इससे सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। नलकूप और कुआं से जो सबसे अधिक जो सिंचाई की जाती है वह है, सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, इसके बाद है राजस्थान, इसके बाद है मध्य प्रदेश, इसके बाद गुजरात, इसके बाद पंजाब। यह क्षेत्र नलकूप और कुआं से सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। हालांकि पूरे जो ज्योग्राफी है भारत का, पूरे जो सिंचित क्षेत्र है भारत का, उसमें सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र भी आपको उत्तर प्रदेश का ही आता है। लेकिन नलकूप और कुआं का यदि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो गुजरात का स्थान पहला है, सबसे अधिक प्रतिशतता के हिसाब से नलकूप और कुआं से सींचने वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से नलकूप और कुआं के जो बनने की दशाएं हैं, क्यों इसका विकास मैदानी भारत में हुआ और इसका लाभ क्या है, तो इस प्रकार से हम इसको समझने का प्रयास किए। आगे हम लोग समझेंगे नहर द्वारा सिंचाई। नहर जो है वह भारत में नहरों का विकास उत्तर पश्चिम भारत और कमान क्षेत्रों में हुआ है, और इन नहरों के डेवलपमेंट में यहाँ क्यों नहर का विकास हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण यह है कि जो नहर जो है उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र है, मानसून का वहाँ अनिश्चितता है, मानसून का अनिश्चितता का क्षेत्र है, इसलिए नहरों का डेवलपमेंट वहाँ अधिक हुआ है, इसलिए नहरों का डेवलपमेंट वहाँ अधिक हुआ है। साथ ही साथ वह सूखा प्रवण क्षेत्र है, सूखा प्रवण क्षेत्र होने के कारण क्या हुआ, और वहाँ सदावाहिनी नदी बहती रहती है, इसलिए नहरों का वहाँ से डेवलपमेंट करना, नहरों का जाल बिछाना वहाँ अधिक कारगर साबित हुआ है। साथ ही साथ नहर जो है उत्तर पश्चिम भारत में जोतों का आकार काफी बड़ा है, काफी लंबा है, इसलिए उत्तर पश्चिम भारत में नहरों का डेवलपमेंट काफी अधिक हुआ है। जोतों के आकार के साथ साथ वहाँ संस्थागत कारक भी काफी मजबूत है, चकबंदी जैसी जो है वह व्यवस्था वहाँ ठीक ठाक मौजूद है। तो नहर के विकास में इन सारे चीजें इसके लिए पक्ष में काम करते हैं, इसलिए वहाँ नहरों का विकास हुआ है। एक बहुत बड़ी चीज यह है कि उत्तर पश्चिम भारत गेहूं के उत्पादन का क्षेत्र है, और गेहूं उत्पादन में आपको नहरों की प्रबल भूमिका होती है। वहाँ गेहूं की खेती के लिए नहर का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस प्रकार से आपको उत्तर पश्चिम भारत में नहरों के विकास में यह सराहनीय योगदान देता है। एक यह भी है कि इन क्षेत्रों में जो भी उत्तर पश्चिम भारत में जो भी कृषि डेवलप हुए हैं वह हरित क्रांति का प्रदेश रहा है, और हरित क्रांति के प्रदेश होने के कारण यह एक व्यवसायिक कृषि के रूप में तब्दील हो गई है। व्यवसायिक कृषि होने के कारण इन क्षेत्रों में नहरों का योगदान काफी अधिक रहा। तो इस प्रकार से उत्तर पश्चिम भारत में नहरों का विकास हुआ, लेकिन नहरों के विकास में कई चुनौतियां भी हैं और वह दुष्प्रभाव भी हैं। और इसके विपरीत आप देखिएगा कि जो उत्तर पश्चिम भारत में वही नहरों का विकास हुआ, जबकि पूर्वोत्तर भारत में नहरें का विकास नहीं हुआ है। वहाँ नलकूप और कुआं से अधिक आपको सिंचाई किया जाता है। उसका कारण हम लोगों ने बताया कि चूंकि पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र जो है बाढ़ वाला क्षेत्र है, तो वहाँ बांध बनाना कठिन होता है। पूर्वोत्तर का क्षेत्र धान का प्रदेश है, इसलिए वहाँ मानसूनी धान की फसल होती है, वर्षा पर आधारित फसलें हैं। पूर्वोत्तर का क्षेत्र में कम गहराई पर नलकूप के हेतु आपको जल स्तर मिल जाता है, तो इसलिए वहाँ नहर से अपेक्षा वहाँ पर
आपको नलकूप और कुआं डेवलप करना ज़्यादा कारगर होता है। इस प्रकार से आपको उत्तर पश्चिम भारत में नहरों का विकास, जबकि पूर्वोत्तर भारत में नहरें न के माने नहर का डेवलपमेंट ही नहीं बेहतर तरीके से हुआ है, न के बराबर हुआ है। नलकूप और कुओं से सिंचाई यहाँ अधिक होती है। अब है कि नहरों के काफ़ी दुष्प्रभाव भी हैं। दुष्प्रभाव यह है कि नहर जिन क्षेत्रों में बहती है उन क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग की समस्या बनती है। वहाँ जो कच्ची सतहें होती हैं नहरों का, वो रिस करके जो आसपास के ज़मीन है उसमें लवणीय मृदा जमा कर देती है। कैपिलरी एक्शन के कारण ऐसा कार्य हो जाता है, और जिससे जरा सा भी यदि वर्षा हुई तो वह बाढ़ का कारण भी बनता है। इसलिए आपको पंजाब और हरियाणा के जो मैदानी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो बाढ़ आते हैं वह कारण यही है कि उन क्षेत्रों में आपका वाटर लॉगिंग की समस्या जो बनती है, और इसके पास जो बाढ़ आ जाती है वह वाटर लॉगिंग के जो जल क्रांतता हिंदी में उसको बोलते हैं, उसके कारण यदि थोड़ी सी वर्षा हुई तो ओवरफ्लो हो जाता है। नहरें भी ओवरफ्लो होती है। वर्षा के दिनों में अधिक पानी आने के कारण बाढ़ की समस्या बनी रहती है। चूँकि नहर काफ़ी महंगा पड़ता है, इसमें उच्च प्रौद्योगिकी का चीज़ें हैं, तो इस कारण से भी नहरों को निर्माण में भी चुनौतियाँ होती हैं। इस प्रकार से नहरों के निर्माण में चुनौतियों के साथ साथ नहरों के दुष्प्रभाव भी हैं। लेकिन दुष्प्रभाव होने के बावजूद भारत के यह सिंचाई के गति को बढ़ाने में नहरों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। यानी बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं का, नदी घाटी परियोजनाओं का काफ़ी बेहतर योगदान रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। अब हम लोग नहर द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है वह 24.54% है, और इसका सबसे ज़्यादा नहरों का जो सिंचित क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद पंजाब में है। हालांकि प्रतिशत के हिसाब से आप देखिएगा तो जम्मू कश्मीर 90% से प्लस वहाँ नहरों से सिंचाई की जाती है, अर्थात वहाँ नहरों का जाल बना हुआ है। इस प्रकार से नहर का हम लोगों ने एक समग्र अध्ययन किया। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे तालाब द्वारा सिंचाई। तालाब द्वारा सिंचाई पूरे सिंचित क्षेत्र के 6% भाग पर होती है, और हम देखें कि तालाब से जो सिंचाई का दायरा है वह उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत, मैदानी भाग की अपेक्षा दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में अधिक हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में आपको आंध्रा और तमिलनाडु में इसका काफ़ी व्यापक क्षेत्र रहा है, जिसमें तमिलनाडु में सबसे अधिक तालाबों द्वारा सिंचाई किया जाता है। तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र है। यहाँ लगभग 64,000 आज भी तालाब मौजूद है आपका तमिलनाडु में, और गोदावरी बेसिन वाला जो आंध्रा का रीजन है उन क्षेत्रों में वो जो तालाब बनते हैं वहाँ सिंचाई होते हैं, उससे सिंचाई की जाती है। तालाब दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में अधिक विकसित हुए हैं। उसके कुछ कारण है, क्योंकि वहाँ पठारी संरचना, बेसाल्टिक संरचना होने के कारण उसमें जो वर्षा के दिनों में जब पानी आती है तो वह रिस करके नीचे नहीं जा पाता है, सतह पर जम जाता है, इसलिए वहाँ तालाब का ज़्यादा व्यापक विकास हुआ है। चूँकि पठारी क्षेत्र कठोर चट्टानी संरचना है, नहरों का विकास वहाँ बेहतर संभव नहीं है, नलकूप और कुओं का भी बेहतर विकास वहाँ संभव नहीं है, इसलिए भी तालाब एक विकल्प के रूप में काफ़ी बेहतर साधन बचते हैं। दो पहाड़ों पठारों के बीच में जो भूमि आती है और वर्षा के दिन में जो छोटे छोटे जो जलाशय, एनीकट, झील, बांध बना करके वर्षा के पानी को रोक करके वहाँ तालाबों का निर्माण किया जाता है, और लोग मछली पालन भी बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में करते हैं, और अपने जीविका उपार्जन के साथ साथ अपने आर्थिक आय में भी बढ़ोतरी करते हैं। तालाब के बहुत सारे लाभ भी हैं। यह वाटर को कंजर्व करता है, यह जल को संचित करता है, भूमध्य जल के स्तर को भी बढ़ाता है, और सिंचाई में भी इससे काफ़ी सुविधा होती है। छोटे से छोटे स्तरों में भी इससे सुविधा होती है। तो इस प्रकार से हम लोग और कुछ जो है अन्य स्रोतों से, जैसे रेलगाड़ी, कुछ जो सिंचाई के साधन इस प्रकार से रेलगाड़ी, रेल मार्ग के किनारे, नहरों के, सड़कों के किनारे, या कहीं गड्ढा जम गया
उससे भी अन्य जो सिंचाई है उसमें बाकी जो बचते हैं ये सब के अलावा वो सिंचाई भारत में की जाती है। इस प्रकार से भारत के कृषि विकास के जो हम लोग अध्ययन किए, प्रादेशिक अध्ययन से लेकर के इसके विकास की अवधि में, तो इन सिंचाई क्षेत्रों का, इन सिंचाई साधनों का अभूतपूर्व योगदान रहा और इसका यह परिणाम हुआ कि जहां 1951 में 226 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचित क्षेत्र था, आज यह 1400 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इस प्रकार से हम लोग इरिगेशन को आज हम समझने का प्रयास किए हैं। लेकिन एक बात यह और है कि अभी के संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में आप देखें तो नलकूप और कुआं, नहर और तालाब ये तीनों अपने अवधारणा को खो चुका है, अपने चीज़ों को, अपने आज के जो कृषि पद्धति है उसमें अपने उपयोग को खो चुका है। कारण क्यों? तालाब तो ठीक है लेकिन ये दोनों अपने उपयोग को खो चुका है, इसलिए कि नहर बड़े पैमाने पर काफ़ी बड़े क्षेत्रों को खोजता है, जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही नहरें डेवलप है और इसका दुष्प्रभाव जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, मिट्टी अनउर्वर होने की जो समस्या, कैपिलरी एक्शन के कारण जो लवणीय मृदा होने की जो समस्या है वो धीरे धीरे बाहर आता दिख रहा है। तो नहरों का जो उपयोग है यह भी एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी हानिकारक दिखता है। नलकूप और कुएं के विकास ने भारत में पीने लायक पानी को बढ़िया नहीं छोड़ा है। आज भी बिहार का दक्षिण जो तालुका है, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, ये सब माने ये वाला जो क्षेत्र है आपको औरंगाबाद, इन क्षेत्रों में नलकूप, जहानाबाद में तो सरकार ने नलकूप बोरिंग करने पर रोक लगा दी थी क्योंकि यहाँ वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, भूमिगत जल काफ़ी निकल रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों का अभी वर्तमान समय में मान्यता खो दी है या नहीं भी खोई है, तो इन सब के विकल्प के रूप में हम सिंचाई साधनों का अब हम विकास करना चाहेंगे, भारत सरकार विकास करना चाहेगी और इसी के विकल्प के रूप में जो सिंचाई साधन का विकास हो रहा है या भारत में कृषि का जो विकास हो रहा है वह कहला रहा है धारणीय कृषि। और धारणीय कृषि के अंतर्गत धारणीय सिंचाई पद्धति, धारणीय उर्वरक, धारणीय बीज, इन सारे चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे, इन सारे चीज़ों पर बल दिया जाएगा। तो धारणीय सिंचाई में हम लोग क्या करेंगे? तो स्प्रिंकल सिंचाई करेंगे, ड्रॉप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई करेंगे, इस प्रकार से सिंचाई साधनों का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब ये जो सिंचाई का जो हम लोग प्रयोग करें जिससे पूरी तरह से भूमिगत जल खत्म हो गया है, तो ये तो पीने के लिए पानी भी नहीं छोड़ रहा है, इतनी बड़ी आबादी है। तो इस प्रकार से हम अगले जो महत्वपूर्ण चैप्टर हम पढ़ेंगे, अगले जो महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे वह होगा धारणीय कृषि। अब धारणीय कृषि के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, तो उसमें हम चर्चा करने वाले हैं धारणीय कृषि के जो कारक हैं वो प्रभावित करने वाले या उसका जो मुख्य तत्व है, जैसे धारणीय बीज, धारणीय सिंचाई, धारणीय उर्वरक, ये सब चीज़ों का हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।